हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे 200 क्वेश्चनरीज का पार्ट थर्ड, जिसमें हमने इससे पहले हमने 100 से पहले के क्वेश्चन यानी 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 100 से 150 तक के क्वेश्चन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? यानी अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद? तो इसका आंसर क्या होगा? सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक या फिर प्लेटो? तो इसमें किसने बताया था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। ये जब शिशु अपनी आंख, हाथ, कान के संबंध में सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन से स्तर पर होते हैं? मूर्त क्रियात्मक, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित स्तर, इंद्रियजनित स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो वो कौन से होते हैं? जब वो अपनी आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तब वो इंद्रियजनित स्तर पर होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी इस सीरीज़ के अंदर हमारा टारगेट है मैक्सिमम क्वेश्चन करना। तो हम इसको डिटेल में ना करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं फिर से 104 नंबर क्वेश्चन से। 104, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिवृत्ति? तो असुरक्षा का सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, सुरक्षा का पड़ता है, असुरक्षा का नहीं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे सही ढंग से प्रकट होता है? वह व्यक्ति के मन में अध्ययन का विज्ञान है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है वो बताइए। कि यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडूरा का, मैस्लो का, स्किनर का या फिर पियाजे का? तो ये किसका कथन है? किसने बताया था? मैस्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यानी इस बात को ध्यान में रखना है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है तो अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर व्यक्ति या बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्यों में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो हमें प्रतिद्वंद्विता पैदा करना नहीं है कि इनामों का प्रलोभन देना है, तो सी इसका आंसर होगा, ये कार्य नहीं करना है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो व्यक्ति संबंधित है वह निम्न है। जो अवस्था संबंधित है वह निम्न है: परंपरा को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर संवेग केंद्रित अवस्था? तो चरित्र निर्माण में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था इसका आंसर होगा। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी, खेल, किंडरगार्टन या फिर सभी? तो ये शेषवावस्था में ये सभी विधियां उपयुक्त होती हैं। 110 नंबर, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका था? मैकडूगल, कोलर, वॉटसन, पावलोव? सबको पता है ये वॉटसन ने कहा था, व्यवहारवादी। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या फिर उपलब्धि? तो जो प्रगतिशील परिवार है उनके बच्चों में कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है। विकास व्यक्ति में निम्न विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है?
हरलॉग, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो ये किसने बताया था? हरलॉग ने कहा था कि नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य, औद्योगिक, आर्थिक और खेल। तो इनमें से आर्थिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी। बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, C.H. हल या फिर स्किनर। तो इसमें हम जॉन डीवी की बात करेंगे, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसका कथन है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनले हॉल का, या फिर गिडफ्रे का। तो ये किसका कथन है? गिडफ्रे का है। एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति यदि भाषा पढ़ने एवं समझने की कठिनाई भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत देता है कि बच्चा रिक्तस्थान का लक्षण प्रदर्शित करता है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या फिर गति समन्वय अक्षमता। तो ये पठन अक्षमता में प्रदर्शित करता है, डिसलेक्सिया। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों के विकास, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग में। पशुओं के प्रयोग के लिए नहीं है ये। 119 क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग ने। तो ये सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है वो युंग ने दिया था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? हेडो रिपोर्ट ने, जीन पियाजे ने, फ्रेडरिक ट्रेसी ने, E.L. पील ने। तो ये किसने दी थी? जीन पियाजे ने बताई थी। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित या निर्धारित नहीं होता है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, या उपरोक्त सभी थे? इन सभी से है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने का एक महत्व के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे से संपर्क बनाए रखना। तो प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोधन की क्षमता से। तो ये ए नंबर जो वजन और ऊंचाई से संबंध नहीं है मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठा, पाठ्यक्रम, या फिर सभी। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवहारवादियों ने बताई थी सबसे बड़ा योगदान क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का है। अधिगम में रेगिस्तान के प्रभाव का नियम दिया, रेगिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन। तो थॉर्नडाइक ने ये नियम दिया था, प्रभाव का नियम। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन का महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हल, टोलमन व गुथरी, हल व गुथरी, या फिर सभी। तो जो टोलमन और गुथरी है वो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है
कम किस में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास रेगिस्तान द्वारा किया गया। साइमन, होल्ट्जमैन, मुर्रे, ब्लैक। तो मुर्रे ने किया था। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण के प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का, या फिर परिपक्वता का। तो भाषा का जो विकास परिणाम किसके द्वारा होता है? अनुकरण एवं पुनर्बलन के द्वारा। बीएफ स्किनर ने बताया था। 131 शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान प्रेक्षण से, सहयोगी से ईर्ष्या, अधिगम, स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो ये किससे रखता है? समान तत्व समूह निर्देशन से गहन संबंध रखता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ना, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। तो समायोजन की सबसे प्रमुख समस्या है किशोरावस्था में। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सहचार्यवाद, या फिर गेस्टोल्टवाद। तो ये किससे संबंधित है? सूचना का प्रोसेस वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। कभी कभी विद्यार्थियां त्रुटि कर सकता है। तो इसका आंसर है कि अधिगम की प्रक्रिया का ये एक भाग है। प्रयास एवं त्रुटि किस नियम पर आधारित? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, सहचर्य परिवर्तन। तो ये बहुअनुक्रिया पर आधारित है, बार बार अनुक्रिया करना, जिससे त्रुटि होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया था? स्किनर, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक। तो ये किसने दिया था? स्टैनले हॉल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा का क्षेत्र का एक भाग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो क्या है इसका आंसर? कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ए ब से 3 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अलग अलग लक्ष्य हैं। ए विषय रोचक एवं भाव जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। और स का क्या है? कि परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना। निष्पादन उपेक्षा और निपुणता का सही क्रम क्या है? यानी अलग अलग इनका लक्ष्य है। ए का तो ये है कि जीवन में काम आएगा इसलिए पढ़ रहा है अंग्रेजी। ब इसलिए पढ़ रहा है कि पहला स्थान प्राप्त करना है कक्षा में। और स इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे सिर्फ इतने प्राप्त करने हैं नंबर ताकि मैं पास हो जाऊं। तो इसमें निष्पादन उपेक्षा और निपुणता का सही क्रम बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करके दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, या फिर स्किनर ने? तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया वो था रूसो। 140 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? सबको पता है 4 अवस्थाएं होती है। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो इसका क्या है? एक साथ समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करने का, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कौन से हैं? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, या फिर उपयुक्त सभी। तो शारीरिक परिवर्तन के लिए अभिवृद्धि का उपयोग किया गया है शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, या फिर अधिगम सामग्री पर। तो ये पुनर्बलन पर बल देता है।
एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाते हैं? 18 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर किशोरावस्था। तो ये कौन सी अवस्था है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग, व्याकरणीकरण, संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो इसके लिए सबसे अनिवार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, दोनों पर या फिर कोई नहीं। तो ये अनुक्रिया की प्रकृति पर पुनर्बलन निर्भर करता है। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया? डार्विन ने, सोरेंस ने, पावलोव ने या फिर कोई नहीं। तो डार्विन ने विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार एवं वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो क्या है? धार्मिक वातावरण। इन सब में धार्मिक वातावरण है जो कम प्रभावित करता है, ये कह सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है कॉलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत। तो इनमें से जो धीमी गति से सीखने के लिए किसका सिद्धांत उपयोगी है वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टोल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, सहचार्यवाद संप्रदाय का? तो किसका प्रतिपादन हुआ 1912 में? गेस्टोल्ट संप्रदाय का। ये थे पार्ट 3 के 150 तक के क्वेश्चन। 150 तक के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।